हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू दिस वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के आगे के फॉर्मूलाज। लास्ट पार्ट में मैंने जितने सारे फॉर्मूलाज आपको बताए थे, आई होप आप लोगों को सारे समझ में आ गए होंगे एंड आपने इस पार्ट पे कंटिन्यू करने से पहले वो सारे फॉर्मूलाज रिवाइज भी कर लिए होंगे। आज का हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में आपको याद होगा मैंने आपको बीटा पढ़ाया था, राइट? मैंने उसका मतलब आपको बताया था एंड जब मैंने उसका मतलब बताया था उसमें सिस्टमैटिक रिस्क करके एक टर्म थी, राइट? जिसके चलते मैंने आपको सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क दोनों के बारे में बता दिया था कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है। एक बार और रिपीट कर देती हूँ। सिस्टमैटिक रिस्क है कि मार्केट पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है पूरी की पूरी, ठीक है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका कि इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे आएगा, ना कि सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टॉक पे, करेक्ट? एंड अनसिस्टमैटिक क्या होगा फिर? इसका उल्टा, यानी कि कुछ ऐसे फैक्टर्स जिनकी वजह से सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल स्टॉक पे इम्पैक्ट आएगा, ठीक है? पूरी की पूरी मार्केट पे इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है? आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है और अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है, राइट? अब देखो आप, पॉइंट क्या है कि अगर हम बात करें रिस्क की, ठीक है, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड डेविएशन नाम से चीज़ पढ़ी थी, ठीक है? रिस्क तो क्या हो सकता है? डेविएशंस ही हमारे लिए रिस्क हो सकती है ना, ठीक है? वेरिएशंस जो आती हैं एक शेयर के प्राइस में या रिटर्न में, वही हमारे लिए रिस्क हो सकता है, ठीक है? मान लीजिए आज आप एक शेयर ख़रीद रहे हैं ऑफ ₹100, ठीक है? आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 10% का, जो कि आपने ऑफ कोर्स किसी ना किसी डेटा के बेस पे आपने ये अजम्पशन ली होगी, ये एक्सपेक्ट किया होगा कि आगे आने वाले टाइम पीरियड में एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा कितना है, 10% है, ठीक है? ये चीज़ आपने क्या की होगी, एक्सपेक्ट की होगी, अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड की होंगी, राइट? अब हुआ क्या कि शेयर का जो रिटर्न है उसमें डेविएशंस बहुत ज़्यादा आती हैं, राइट? यानी कि बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकता है, गिरेगा तो बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है, ठीक है? यानी डेविएशंस बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे शेयर में पैसे लगाना इज़ रिस्की, ठीक है? वही रिस्की स्टॉक क्या होगा? अगर मैं आपसे पूछूं कि एक शेयर में इन्वेस्ट करना रिस्की है या रिस्क फ्री है, वो आप किस बेस पे बताओगे? डेविएशंस के बेस पे ही बताओगे ना कि हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा डेविएशंस हैं तो ये रिस्की है, इसमें डेविएशंस नहीं हैं, दिस इज़ लेस रिस्की, ठीक है ही नहीं, डेविएशन चेंज ही नहीं होता तो रिस्क फ्री है, राइट? यही बोलोगे आप। अब देखो, यानी कि रिस्क इज एसोसिएटेड विद डेविएशंस, आंसर इज यस। अब पॉइंट क्या है, हम क्या पढ़ रहे हैं? सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। यानी कि क्या होता है जब आप एक शेयर का वेरिएंस निकालते हो, ठीक है? मान लीजिए आपने एक स्टॉक है, उसका आपने वेरिएंस निकाला, जिसको आप इस तरीके से प्रेजेंट करेंगे, राइट? वेरिएंस ऑफ ए, ठीक है? वेरिएंस ऑफ ए मीन्स द डेविएशंस, ठीक है? अब एक शेयर में डेविएशंस दो रीज़न से आ सकते हैं। एक ऐसा रीज़न हो सकता है जिसका कि इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे आएगा, ठीक है? और दूसरा एक ऐसा रीज़न भी हो सकता है जिसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे नहीं आएगा, सिर्फ ए स्टॉक पे आएगा, ठीक है? यानी कि ये जो वेरिएशंस हमने निकाली हैं, जो डेविएशन निकाली है हमने, वेरिएंस निकाला है, इसमें एक है सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है? क्योंकि वेरिएंस क्या है? रिस्क, ठीक है? तो इसमें दो तरीके के रिस्क हैं, सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, राइट? यानी कि आपको अगर क्वेश्चन में सिस्टमैटिक रिस्क पूछा है, अनसिस्टमैटिक रिस्क पूछा है और वेरिएंस पूछा है, तो आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि आप पहले निकालें सिस्टमैटिक रिस्क, देन निकालें अनसिस्टमैटिक रिस्क एंड उन दोनों को ऐड करके आप कहाँ पहुँच जाए? वेरिएंस पे। हो सकता है ये? अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। हम बात कर रहे हैं सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में, ठीक है? तो सिस्टमैटिक रिस्क निकालने का कोई फॉर्मूला तो होना चाहिए,
ठीक है। सिस्टमैटिक रिस्क अगर निकालना है तो उसका भी कोई फॉर्मूला होना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि हम सिर्फ रिस्क निकाल रहे हैं, ठीक है, तो उसमें तो दोनों चीज़ें हैं। अब हम रिस्क निकाल रहे थे वेरिएंस बोल के, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन बोल के, तो क्या हो रहा था उसमें, सिस्टमैटिक रिस्क भी इंक्लूड हो रहा था और अनसिस्टमैटिक रिस्क भी इंक्लूड हो रहा था, राइट। दोनों चीज़ें इसमें इंक्लूड हो रही थी। बट हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। कुछ ऐसा भी तो फॉर्मूला होना चाहिए जिससे हमें सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क क्या है वो चीज़ पता चल सके कि देखो अनसिस्टमैटिक तो हमारे हाथ में है नहीं। अगर आप आज किसी शेयर में इन्वेस्ट करने जा रहे हो तो सिस्टमैटिक रिस्क तो आपके हाथ में है ही नहीं, क्योंकि अगर कोई फैक्टर ऐसा है जिसका इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे आएगा तो आपके शेयर पे भी आएगा, ठीक है। तो अनसिस्टमैटिक रिस्क जो है उसको आप अलग तरीके से देखना चाहोगे, सिस्टमैटिक रिस्क को अलग तरीके से देखना चाहोगे, ठीक है। तो अब आप बोल रहे हो कि सिस्टमैटिक रिस्क बताओ क्या है। अब मैं बोल रही हूँ कि भाई हमने तो वेरिएंस निकालना सीखा है अभी तक, राइट। उसमें लेकिन दोनों होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क भी होता है, अनसिस्टमैटिक रिस्क भी होता है। अब हमें करनी है बाइफर्केशन कि सिस्टमैटिक रिस्क किस तरीके से निकलेगा और अनसिस्टमैटिक रिस्क किस तरीके से निकलेगा। बात कर लेते हैं। लास्ट पार्ट में आपको याद होगा मैंने आपको बताया था बीटा, राइट। बीटा के टाइम पे हम क्या कर रहे थे, आप देखो मैंने आपसे क्या कहा था, बीटा इज़ व्हाट, द सेंसिटिविटी ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क इन रिलेशन टू द मार्केट, ठीक है, यानी रिस्क ऑफ द स्टॉक इन रिलेशन टू द मार्केट। बट रिस्क कौन सा था, सिस्टमैटिक रिस्क था, राइट, सिस्टमैटिक रिस्क था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि अगर आप को रिलेशन ऑफ स्टॉक विद द मार्केट से मल्टीप्लाई कर दोगे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए विच मीन्स रिस्क, ठीक है, टोटल रिस्क को अगर आप मल्टीप्लाई कर देंगे कि जो रिलेशन है बिटवीन दैट स्टॉक एंड द मार्केट, तो आपको पता चल जाएगा कि इस सिस्टमैटिक रिस्क में इस टोटल रिस्क में सिस्टमैटिक वाला पार्ट कौन सा है, ठीक है। क्योंकि आप किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर रहे हो, उस स्टॉक का क्या रिलेशन है विद द मार्केट, उससे आप मल्टीप्लाई कर रहे हो किसको, टोटल रिस्क को। तो आपको पता चल जाएगा कि सिस्टमैटिक रिस्क कितना है, ठीक है, वो वाला पोर्शन निकल के आ जाएगा, ठीक है। और बीटा क्या होता है, सेंसिटिविटी ऑफ सिस्टमैटिक रिस्क। ये कर दिया हमने, टोटल रिस्क को जब हमने मल्टीप्लाई किया विद द रिलेशन ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट, राइट, तो क्या निकल के आ गया, टोटल में से जो पोर्शन था सिस्टमैटिक रिस्क का वो निकल के आया। और सिस्टमैटिक रिस्क को हमने डिवाइड किया विद द रिस्क ऑफ द मार्केट, यानी कि इन रिलेशन टू द मार्केट क्या सेंसिटिविटी है ऑफ द सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द स्टॉक, ठीक है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। यानी कि करना तो यहाँ पे भी यही होगा, जब सिस्टमैटिक रिस्क निकाल रहे हैं अब हम, ठीक है, तो करना तो यही होगा, टोटल रिस्क लेना होगा। टोटल रिस्क क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं टोटल रिस्क को, ठीक है। इस टोटल रिस्क को मल्टीप्लाई करना होगा विद द रिलेशन ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट। जब हम बीटा कैलकुलेट कर रहे थे, ठीक है, बीटा का क्या मतलब था कि क्या सेंसिटिविटी होगी सिस्टमैटिक रिस्क की, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे, डेविएशन ले रहे थे पूरे स्टॉक की, ठीक है, डेविएशन ले रहे थे, उसमें सिस्टमैटिक भी था अनसिस्टमैटिक भी था, राइट। उसमें से सिस्टमैटिक वाला पोर्शन जब हमें एक्सट्रैक्ट करना था तो हम क्या कर रहे थे, हम देख रहे थे कि उस स्टॉक का मार्केट के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है, यानी को रिलेशन क्या है ऑफ दैट स्टॉक विद द मार्केट, ठीक है। उस चीज़ से जब हम मल्टीप्लाई कर रहे थे तो हमारे पास कौन सा पोर्शन निकल के आ रहा था, सिस्टमैटिक रिस्क, राइट। मैंने अभी आपको बताया कि वेरिएंस ऑफ ए इंक्लूड सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। यानी कि इस टोटल रिस्क में से ये जो टोटल रिस्क है इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी विद द को रिलेशन ऑफ द स्टॉक विद द मार्केट, क्या निकल के आना चाहिए, सिस्टमैटिक रिस्क, ठीक है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, यहाँ पे आप ले रहे हो वेरिएंस, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, तो आपको को रिलेशन का भी स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला समझ में आया होगा। अगर आपको जो बीटा था वो चीज़ नहीं समझ में आई अभी जो मैंने डिस्कस किया, तो लास्ट पार्ट में लास्ट डिस्कशन था अबाउट बीटा, अब वो डिस्कशन एक बार सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं इसके सेकंड फार्मूला की। सेकंड फार्मूला क्या कहता है, आपको याद होगा आपने पढ़ा था बीटा के बारे में। बीटा क्या है, सिस्टमैटिक रिस्क की बात करता है।
ठीक है, यानी कि सिस्टमैटिक रिस्क कैलकुलेट करने के लिए हम बीटा का भी यूज़ कर सकते हैं। आंसर इज़ यस। लेकिन जब आप कोरिलेशन की जगह बीटा का यूज़ करेंगे, ठीक है, बीटा का यूज़ अगर आप करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा विद द वेरिएंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, जब आप कोरिलेशन ले रहे हो तो आपको मल्टीप्लाई करना है विद द वेरिएंस ऑफ द स्टॉक, बट जब आप बीटा का यूज़ कर रहे हो विच इज़ द सिस्टमैटिक रिस्क, कि मतलब क्या है, देखो बीटा में ऑलरेडी स्टॉक के बारे में बात हो रही है, उसके सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात हो रही है। ठीक है, तो हमें टोटल रिस्क ऑफ दी स्टॉक लेने की ज़रूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे क्या था, ये हम ले रहे हैं रिलेशन ऑफ दैट स्टॉक विद दी मार्केट, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या लिया है, टोटल स्टॉक का रिस्क। ठीक है, लेकिन जब आप बीटा ले रहे हो तो बीटा तो ऑलरेडी सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात करता है, बीटा ऑलरेडी सिस्टमैटिक रिस्क के बारे में बात करता है, तो हमें टोटल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पे क्या किस चीज़ से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको वेरिएंस ऑफ द मार्केट। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, ये इन रिलेशन टू द मार्केट है। आप क्या कर रहे हो, वेरिएंस ऑफ द मार्केट हटा रहे हो, क्या निकल के आएगा, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए। ठीक है, वो निकल के आ जाएगा बीटा ऑफ ए। ये फॉर्मूलाज हैं, आपको याद होने चाहिए। हम क्या करेंगे, मैं पहले आपको ये कॉन्सेप्ट, आज ख़त्म हो जाएंगे सारे फॉर्मूलाज, ठीक है। इसके बाद मैं क्वेश्चंस कराऊंगी, लास्ट एक वीडियो मैं डाल दूंगी इसमें, जिसमें कि हम फॉर्मूला समरी बनाएंगे। सारी ही फॉर्मूलाज एक बार शॉर्ट में डिस्कस करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर आप समझ ही लोगे सारी चीज़ें तो याद करने की सच मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम वो चीज़ लास्ट एक पार्ट में कर लेंगे। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं सिस्टमैटिक रिस्क। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बात करते हैं अनसिस्टमैटिक रिस्क की। अब आप देखो, टोटल रिस्क क्या था, ऑफ कोर्स वेरिएंस। टोटल रिस्क क्या था, वेरिएंस। और अगर मैं इसमें से सिस्टमैटिक वाला पोर्शन हटा दूं तो क्या मेरे पास अनसिस्टमैटिक रिस्क निकल के आ जाएगा। आंसर इज यस। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं वो मैं बताती हूँ। आप लिखेंगे इसे कुछ इस तरीके से, आप वेरिएंस शो करते थे, राइट। दिस इज़ द साइन फॉर द अनसिस्टमैटिक रिस्क। आप ई लिख देते हैं, ठीक है, ई ऑफ ए। ठीक है, क्योंकि स्टॉक क्या है, ए। ठीक है, ऊपर सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए निकाला, यहाँ पे अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए निकाल रहे हैं। इस तरीके से अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए को हम प्रेजेंट करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, दिस इज़ योर टोटल रिस्क, जिसमें से कि आप सिस्टमैटिक वाला पोर्शन हटा रहे हो, क्या निकल के आएगा, अनसिस्टमैटिक रिस्क। यानी कि आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो क्या इसे, कि आप टोटल में से सिस्टमैटिक रिस्क हटा रहे हो, सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला लिख सकते हो। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पे कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब देखना इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। अगर आप ये वेरिएंस को कॉमन ले लो, अगर मैं ये वेरिएंस कॉमन ले लूँ तो क्या आएगा, वेरिएंस ऑफ ए 1 माइनस आर स्क्वायर ए एन, यही फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से भी प्रेजेंट कर सकते हो। सिंपली हमने क्या किया, टोटल रिस्क होता है विच इंक्लूड सिस्टमैटिक रिस्क एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क। टोटल रिस्क मीन्स वेरिएंस, यानी कि हमें वेरिएंस में से माइनस करना है सिस्टमैटिक रिस्क। सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हैं, तो हमने यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला पुट किया। ठीक है, और इसमें से क्या हटा सकते हैं हम, अगर हम कॉमन ले लेंगे वेरिएंस को ऑफ ए, तो क्या हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ ए ब्रैकेट में, यानी कि मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस कोरिलेशन का स्क्वायर ऑफ ए एंड एम। ठीक, आई होप आप लोगों को इतनी बात समझ में आई होगी। अब हम डिस्कस करते हैं, मैंने आपको क्या बोला था, आपसे रिटर्न पूछा जा सकता है ऑफ द इंडिविजुअल स्टॉक, राइट। आपसे पोर्टफोलियो का भी रिटर्न पूछा जा सकता है, आपसे बीटा पूछा जा सकता है ऑफ द स्टॉक, आपसे बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो भी पूछा जा सकता है। बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कैसे निकालते थे हम, ठीक है, जैसे हमने निकाला था रिटर्न। ठीक है, क्या कर रहे थे हम, सिंपली बीटा ऑफ ए लेंगे, वेट ऑफ ए से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बीटा ऑफ बी लेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे विद वेट ऑफ बी एंड सो ऑन, यानी कि हम वेटेड एवरेज निकाल देंगे
सारे स्टॉक के बीटास का, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, बीटा ऑफ दी स्टॉक। जैसे हम रिटर्न में कर रहे थे वेटेड एवरेज, सिमिलरली बीटा के केस में भी अगर हम सेम चीज़ करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो, राइट। अब मान लीजिए आपसे सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ दी पोर्टफोलियो पूछा है, ठीक है, क्या पूछा है, सिस्टमैटिक रिस्क फॉर दी पोर्टफोलियो, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे, सभी स्टॉक का सिस्टमैटिक रिस्क लो, सभी स्टॉक्स का सिस्टमैटिक रिस्क लो और वेटेड एवरेज कर दो। क्या जब आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहे थे ऑफ द पोर्टफोलियो या वेरिएंस निकाल रहे थे ऑफ द पोर्टफोलियो तो आप वेटेड एवरेज कर रहे थे? फॉर्मूला था हमारे पास अलग से, हमने वो डिस्कस भी किया था, ठीक है। ये फॉर्मूला था, हमने डिस्कस किया था कि पोर्टफोलियो का अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या वेरिएंस निकालना है तो हम वो किस तरीके से निकालते हैं। सिमिलरली यहाँ पे हमें वेटेड एवरेज नहीं करना होता है, ये चीज़ आप स्ट्रिक्टली याद रख लेना। सिस्टमैटिक रिस्क आपको जब पोर्टफोलियो का निकालना होता है, आपको वेटेड एवरेज ऑफ ऑल दी सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ दी स्टॉक्स नहीं करना है, ठीक है। करना क्या है, आपके पास देखिए सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला क्या था, वेरिएंस ऑफ द मार्केट मल्टीप्लाइड विद बीटा ऑफ द स्टॉक का स्क्वायर, राइट, यही फॉर्मूला था। बीटा ऑफ द स्टॉक की जगह अगर मैं बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो कंसिडर कर लूँ तो क्या मेरे पास सिस्टमैटिक रिस्क जो निकल के आएगा वो पोर्टफोलियो का होगा? आंसर इज़ यस, क्योंकि मैं क्या करूँगी, मैं बीटा जो कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पे, मैं ए का सिर्फ ए का अगर कंसिडर कर रही हूँ और उससे मल्टीप्लाई कर रही हूँ विद द वेरिएंस ऑफ द मार्केट, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ ए, राइट। अगर मैं बीटा ऑफ ए की जगह बीटा ऑफ पोर्टफोलियो कंसिडर करूँ, ठीक है, तो मेरे पास सिस्टमैटिक रिस्क किसका निकल के आएगा, पोर्टफोलियो का, ठीक है। यानी यहाँ पे आपको क्या करना होता है, सिस्टमैटिक रिस्क के केस में आपको सारे सिस्टमैटिक रिस्क को वेटेड एवरेज नहीं करना होता है, आपको सिर्फ जो सिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला आप एक बार लिखो, क्या है, वेरिएंस ऑफ द मार्केट इनटू बीटा स्क्वायर ऑफ पोर्टफोलियो, ठीक है। यही फॉर्मूला आपको कंसिडर करना है, ठीक है। अब आप देखो पोर्टफोलियो का बीटा निकालते टाइम ऑलरेडी आपने बीटास को वेटेड एवरेज कर लिया होगा, राइट। इसलिए आपको यहाँ पे सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो जब भी निकालना है तो पहले आपको बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, वेरिएंस ऑफ द मार्केट से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और आपके पास सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकल के आ जाएगा। बट जब आप अनसिस्टमैटिक रिस्क निकालते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना होता है, सभी के जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है ना, सभी जो पोर्टफोलियोज़ हैं उनके जो अनसिस्टमैटिक रिस्क्स हैं सभी को इम्पैक्ट देना होता है, ठीक है, सभी का इफ़ेक्ट दिखाना होता है। तो आपको क्या करना पड़ता है, इंडिविजुअली सभी, जैसे आप निकाल रहे हो ना अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, तो आपको क्या करना होता है, सारे ही जो स्टॉक्स हैं उनका जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है उसको आपको वेटेज देनी पड़ती है, सॉरी कुछ इस तरीके से, एंड सो ऑन, ठीक है। यानी कि आपको क्या करना होता है, जब आप सिस्टमैटिक रिस्क निकाल रहे हो तो सिस्टमैटिक रिस्क का इम्पैक्ट पूरी मार्केट पे पड़ता है, ठीक है। आप क्या करते हो, सिर्फ जो पोर्टफोलियो है उसके जो बीटा है, ठीक है, यानी बीटा क्या है, ऑफ कोर्स जी सिस्टमैटिक रिस्क की सेंसिटिविटी है इन रिलेशन टू द मार्केट, ठीक है। हम निकाल भी क्या रहे हैं, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो, तो आप क्या करते हो, बीटा निकाल लेते हो ऑफ द पोर्टफोलियो, जिसमें कि आप ऑलरेडी वेटेड एवरेज का जो मतलब वेटेड एवरेज जब आप करते हो तो सारे जो वेट्स हैं स्टॉक के उसका इम्पैक्ट आप दे देते हो, ठीक है। उस बीटा ऑफ द पोर्टफोलियो में आपका सिस्टमैटिक रिस्क निकल के आता है, ठीक है। उस सिस्टमैटिक रिस्क को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, वेरिएंस ऑफ द मार्केट से, यानी उस बीटा पोर्टफोलियो के स्क्वायर को आप किससे मल्टीप्लाई कर देते हो, वेरिएंस ऑफ द मार्केट से। आपके पास निकल के क्या आ जाता है, सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो। लेकिन जो अनसिस्टमैटिक रिस्क है वो सभी स्टॉक्स का कुछ अलग ही होगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा फैक्टर होगा कोई जो सिर्फ एक इंडिविजुअल स्टॉक पर असर डाल रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है,
सभी के अनसिस्टमैटिक रिस्क्स जो हैं उन्हें आपको मतलब सबका इम्पैक्ट आपको लेना पड़ेगा। अगर नलीफाई भी हो रहा है आपस में इम्पैक्ट तो उसको आपको कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वेटेड एवरेज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बस आप ये चीज़ याद रखेंगे कि सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो निकालते टाइम आप वेटेड एवरेज नहीं कर सकते हो सिस्टमैटिक रिस्क का, लेकिन अनसिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो जब आप निकाल रहे हो तो आपको सभी का इम्पैक्ट देना होता है, इसलिए आप सबका वेटेड एवरेज ही निकालेंगे। ठीक है, आपके पास पोर्टफोलियो का अनसिस्टमैटिक रिस्क निकल के आ जाएगा। एक बार अगर हम देखें, बात कर लें अगर वेराइंस ऑफ द पोर्टफोलियो की, ठीक है, वेराइंस ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होगा, ऑफ कोर्स वेराइंस क्या था, सिस्टमैटिक रिस्क प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क। अगर हमें वेराइंस ऑफ द पोर्टफोलियो निकालना है, दिस मीन्स दिस विल बी सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो प्लस अनसिस्टमैटिक रिस्क, दैट टू ऑफ द पोर्टफोलियो। ठीक है, क्या निकल के आएगा हमारे पास, वेराइंस निकल के आएगा। यहीं पे अगर आपसे वेराइंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो तो आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको सिर्फ इसको अंडर रूट में डालना है, आपके पास आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, एक बार बहुत अच्छे से सिस्टमैटिक रिस्क अनसिस्टमैटिक रिस्क क्या होता है अपने दिमाग में एक बार अच्छे से सोच लो, फॉर्मूलाज जो हैं वो समझने की कोशिश करो। बाकी आई डोंट थिंक एज सच इसमें अगर आपको इस सिस्टमैटिक रिस्क के फॉर्मूला समझ आ गए, आप अपने आप उससे ड्रॉ कर पाएंगे अनसिस्टमैटिक रिस्क का फॉर्मूला। ऑल्सो आप सिस्टमैटिक रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो क्या होता है ये भी डिटरमाइन कर पाओगे, और अनसिस्टमैटिक रिस्क फॉर द पोर्टफोलियो क्या होगा ये भी डिटरमाइन कर पाओगे। एंड आपसे वेराइंस पूछा हो या स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा हो फॉर द पोर्टफोलियो, वो भी आप इस फॉर्मूला से डिटरमाइन कर पाओगे। अगर आपको सिस्टमैटिक रिस्क समझ में आ गया, ये सारी चीज़ें फ्लो में ही है, समझ में सारी चीज़ें फिर आ जाएंगी। ठीक है, चलिए नाउ फर्स्ट थिंग इज़ शार्पी रेशियो, द अदर थिंग इज़ जेंसन अल्फ़ा, इसी के साथ हम डिस्कस कर लेंगे ट्रेनर्स रेशियो। ठीक है, म्यूचुअल फंड चैप्टर में अगर आपने क्वेश्चंस देखे होंगे तो उसमें एक क्वेश्चन आया था जिसमें कि उन्होंने इन रेशियोज़ के बारे में बात करी थी, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पोर्टफोलियो चैप्टर में बताऊंगी कि क्या होता है। ठीक है, और फिर हम वो वाला क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेंगे, राइट। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि शार्पी रेशियो होता क्या है। शार्पी रेशियो क्या बोलता है, देखो ये बोलता है कि आपको एक्चुअली में जितना रिटर्न हुआ उसको कैसे मेंशन किया इन्होंने, RA। ठीक है, जो एक्चुअल रिटर्न है उसमें से आप माइनस कर दीजिए कि रिस्क फ्री रिटर्न कितना है। अब ये कहना क्या चाहता है कि आपको जो एक्चुअली में रिटर्न हो रहा है उसमें से आप रिस्क फ्री वाला पोर्शन हटा दो। ठीक है, ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रिटर्न आपको कितना रिटर्न हो रहा है पहले तो आप ये देखो। ठीक है, और उसको आप डिवाइड करो विद द रिस्क। ठीक है, रिस्क क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, आप उस स्टॉक के रिस्क से डिवाइड करके देखो कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रिटर्न। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। यानी शार्पी क्या बोलना चाहता था कि आप रिस्क के रिस्पेक्ट में देखो कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है और रिस्क फ्री के ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, यानी रिस्क फ्री जो है वो तो आपको पोर्शन रिसीव होता ही होता अगर आप रिस्क नहीं भी लेते तो, बट आप रिस्क ले रहे हो तो आपको कितना एक्स्ट्रा रिटर्न रिसीव हो रहा है। ठीक है, दिस इज़ व्हाट शार्पी रेशियो। सेम पेज पे ट्रेनर रेशियो है जिसमें कि वो क्या कहना चाहता है कि आप देखो कि आप रिस्क फ्री के ऊपर कितना रिटर्न कमा रहे हो, यानी रिस्क फ्री से ज़्यादा कितना रिटर्न आपको मिल रहा है, बट वो आप रिस्क के रिस्पेक्ट में ना देख के बीटा के रिस्पेक्ट में देखिए। यानी आप बीटा लीजिए ऑफ द स्टॉक ए, उसके रिस्पेक्ट में आप देखो कि आपको रिस्क फ्री से ज़्यादा कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, यानी शार्पी ने बोला रिस्क के रिस्पेक्ट में देखो, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन के रिस्पेक्ट में देखो कि आपको कितना रिटर्न एक्स्ट्रा मिल रहा है, और ट्रेनर्स ने क्या बोला बीटा के रिस्पेक्ट में देखो कि आपको एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास जेंसन अल्फ़ा। ये क्या बोलता है
कि आपने कितना एक्सपेक्ट किया था रिटर्न फ्रॉम दी स्टॉक ए, ठीक है, यानी आपका एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न क्या था, ठीक है, और एक्चुअली में आपको कितना ज़्यादा रिसीव हुआ, ठीक है, यानी कि आपकी एक्सपेक्टेशंस से ऊपर आपको कितना रिटर्न रिसीव हुआ, एक्सपेक्टेशंस से ज़्यादा कितना रिटर्न आपको रिसीव हुआ, इज़ व्हाट जेनसेन्स अल्फ़ा, राइट। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकालते थे हमने सीखा था, CAPM वाला फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला से हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते थे, राइट। एक्सपेक्टेड रिटर्न आप निकालोगे CAPM से, पुट करोगे, देखोगे एक्चुअली में कितना रिटर्न रिसीव हो रहा है ओवर एंड अबव दैट एक्सपेक्टेड रिटर्न, दैट इज़ व्हाट जेनसेन्स अल्फ़ा। इतना समझ में आया। अब पॉइंट क्या है कि ये तीनों का यूज़ करके आप क्या चीज़ बता सकते हो कि परफॉर्मेंस कैसी है ऑफ अ स्टॉक, ठीक है, आप बता सकते हो परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक किस तरीके से। मान लीजिए आपका शार्पी रेशियो है, ठीक है, उसमें हो क्या रहा होगा कि आप बता रहे होगे कि आपके रिस्क जो आप ले रहे हो उसके रिस्पेक्ट में आपको रिटर्न कितना हो रहा है, ठीक है, तो जितना ज़्यादा आपका रेशियो आएगा दिस मीन्स उतना ही बेटर परफॉर्मेंस है। यानी अगर आप कंपैरिजन कर रहे हो ऑफ टू स्टॉक्स, ठीक है, ए एंड बी, इसका शार्पी रेशियो ज़्यादा है, इसका कम है, तो बेटर कौन सा होगा, स्टॉक ए, ठीक है। सिमिलरली ट्रेनर रेशियो में भी अगर ए का ट्रेनर्स रेशियो ज़्यादा आता है एंड बी का कम आता है तो बेटर कौन सा हुआ, स्टॉक ए। जेनसेन्स अल्फ़ा ऑफ कोर्स आपको समझ में आ रहा होगा कि एक्सपेक्टेड रिटर्न से ज़्यादा रिटर्न अगर मिल रहा है किसी स्टॉक में, ठीक है, तो वही बेटर होगा, ठीक है। मान लीजिए इसमें आपको 20% एक्स्ट्रा मिल रहा है, यहाँ पे आपको 25% एक्स्ट्रा मिल रहा है फ्रॉम दी एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न, कौन सा बेटर हुआ, बी। यानी कि क्या होगा, यहाँ पे ये जो दो रेशियोज़ हैं इसमें तो होगा हायर द बेटर वाला केस, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जेनसेन्स अल्फ़ा के केस में अगर पॉजिटिव अल्फ़ा आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव कब आएगा फिगर, जब एक्सपेक्टेड रिटर्न कम होगा, जो एक्चुअल में आपको रिटर्न हो रहा है फ्रॉम दी स्टॉक वो ज़्यादा होगा, ठीक है, तभी पॉजिटिव आएगा। और अगर ये पॉजिटिव आ जाता है दिस मीन्स आपका जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा हो रहा है, आपको स्टॉक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, बेटर परफॉर्मेंस है ऑफ दिस स्टॉक, क्योंकि जितना एक्सपेक्टेड है उससे भी ज़्यादा रिटर्न ये आपको प्रोवाइड कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन अगर नेगेटिव अल्फ़ा आ जाता है तो क्या होगा कि आपकी एक्सपेक्टेशन से भी कम रिटर्न आपको रिसीव हो रहा होगा, विच मीन्स परफॉर्मेंस इज़ बैड। और अगर ज़ीरो अल्फ़ा आ जाता है, ठीक है, यानी जितना आप एक्सपेक्ट करते हो उतना ही आपको रिटर्न दे रहा है स्टॉक, दिस मीन्स रिक्वायर्ड जो परफॉर्मेंस है वो अचीव हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन तीनों की हेल्प से एक स्टॉक को चूज़ कर सकते हो कि कौन सा स्टॉक आउट ऑफ दीज 2 और 3 स्टॉक्स बेटर रहेगा, ठीक है, टू इन्वेस्ट ऑफ कोर्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा डिस्कशन है अबाउट आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी, ठीक है, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी जिसे कि हम APT भी बोलते हैं, राइट, आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी। APT समझने के लिए पहले हमें CAPM पता होना चाहिए, ठीक है। CAPM ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरीके से निकलता है, रिस्क फ्री प्लस बीटा RM माइनस RF विच इज़ व्हाट द प्रीमियम इन द मार्केट, यानी कि रिस्क फ्री रिटर्न से ऊपर कितना रिटर्न मिल रहा है इन दी मार्केट, ठीक है। तो हम इस हेल्प से क्या निकाल लेते थे, एक्सपेक्टेड रिटर्न, CAPM के यूज़ से भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालते थे, APT की हेल्प से भी हम एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालेंगे। बट APT क्या बोलता है, आपकी आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी बोलती है कि सिर्फ बीटा ही एक ऐसा फैक्टर नहीं है जिसकी वजह से आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न चेंज होना चाहिए, ठीक है। आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो डिटरमाइन होना चाहिए। आपको क्या करना पड़ेगा, वो कहता है देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है। आप मान लीजिए आप जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनको कुछ इस तरीके से लिख लो, एक फैक्टर है बीटा जिसको अगर आप बीटा 1 करके लिख लो, एक फैक्टर है बीटा 2, तीसरा फैक्टर है बीटा 3। ये क्या कह रहा है कि सिर्फ बीटा के बेस पे आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ मत करो, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इन दी मार्केट, सबको आप कंसिडर
कीजिए। ठीक है, यानी आप क्या करो, जब आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल रहे हो तो आप करो रिस्क फ्री प्लस बीटा 1 आर एम माइनस आर एफ प्लस बीटा 2 आर एम माइनस आर एफ प्लस बीटा 3 आर एम माइनस आर एफ। ठीक है, यानी कि आप देखो CAPM में बीटा का यूज़ होता है। APT क्या बोलता है कि बीटा एक अकेला ऐसा फैक्टर नहीं है जिसके बेस पे आपकी एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ होनी चाहिए। देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स जिनके बेस पे आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस बिल्ड करनी चाहिए। तो आप क्या सोच सकते हो इसमें, देखो बीटा क्या था, सिर्फ एक सिस्टमैटिक फैक्टर था, क्योंकि सिस्टमैटिक रिस्क ही तो होता है ना, बीटा में क्या होता है, सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क को कंसिडर करते हो, राइट। अब अगर मैं बोल रही हूँ देयर आर सेवरल फैक्टर्स, तो ये तो हमें भी पता था कि बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन हम जब बीटा कंसिडर कर रहे थे दिस मीन्स हम सिर्फ और सिर्फ सिस्टमैटिक फैक्टर्स थे, उन्हें कंसिडर करते थे अपनी एक्सपेक्टेड रिटर्न, जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं अबाउट द रिटर्न, उन्हें ड्रॉ करने के लिए, राइट। बट मार्केट में बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, ऑफकोर्स अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स भी होते हैं। APT क्या बोलता है कि आप अगर फैक्टर्स कंसिडर कर ही रहे हो एक्सपेक्टेशंस अपनी ड्रॉ करने के लिए, तो आप सारे फैक्टर्स कंसिडर करो, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक बोथ, यानी कि आप बीटा 2 एंड बीटा 3 को भी कंसिडर करो विद दी बीटा। ठीक है, यानी फैक्टर 2 एंड फैक्टर 3 को आप कंसिडर करो, बीटा को तो आप कंसिडर कर ही रहे हो। बीटा 2 आपका इन्फ्लेशन भी हो सकता है, GDP हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, चलिए बात कर लेते हैं। आपको समझ में आ गया होगा आर्बिट्रेज प्राइसिंग थियोरी का फॉर्मूला, राइट। इसको एक तरीके से और हम प्रेजेंट कर सकते हैं, विच इज़ RF प्लस बीटा 1 लैम्डा 1, ठीक है, बीटा 2 लैम्डा 2 प्लस बीटा 3। अब ये क्या है, ये कह रहा है कि आपने यहाँ पे क्या लिया था, रिस्क प्रीमियम लिया था, यानी कि व्हाट इज़ द रिटर्न इन द मार्केट ओवर एंड अबव द रिस्क फ्री रिटर्न, उसको आप मल्टीप्लाई कर रहे थे विद द फैक्टर, राइट। जितने सारे फैक्टर्स थे सबको इसी रिस्क प्रीमियम से मल्टीप्लाई कर रहे थे, राइट। बट ऐसा नहीं होता, ज़रूरी नहीं है कि एक फैक्टर की वजह से सिर्फ रिस्क प्रीमियम वाला ही चेंज आता हो मार्केट में। ऐसा हो सकता है कि बीटा फैक्टर जो 1 है, जो फैक्टर 1 है बीटा, ठीक है, उसकी वजह से मार्केट में चेंज आ रहा होगा कुछ और, जो फैक्टर 2 है उसकी वजह से चेंज आ रहा होगा कुछ और परसेंटेज का, बीटा 3 यानी कि जो मैंने लिखा है फैक्टर 3, इस फैक्टर 3 की वजह से मार्केट में कोई और चेंज आता होगा, यानी दिस इज़ व्हाट चेंज इन द मार्केट ड्यू टू फैक्टर 1। ठीक है, मार्केट रिटर्न लिख लो आप। ठीक है, मार्केट रिटर्न में क्या चेंज आ रहा है ड्यू टू फैक्टर 1, उसको ही आप मल्टीप्लाई करो विद फैक्टर 1। जो चेंज आ रहा है मार्केट में ड्यू टू फैक्टर 2, उसको ही आप मल्टीप्लाई कीजिए विद दी फैक्टर 2। ठीक है, सम कीजिए, आपके पास निकल के आएगा क्या, एक्सपेक्टेड रिटर्न। ठीक है, इस RF को आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे, अब लैम्डा 0, यानी कि चेंज मार्केट में आ ही नहीं रहा है, दिस मीन्स दिस इज़ रिस्क फ्री रिटर्न। आई होप आप लोगों को आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी भी आराम से समझ में आ गई होगी। CAPM अगर आपको पता है तो सिंपल इन्होंने क्या किया, CAPM में हम सिस्टमैटिक रिस्क, सिर्फ सिस्टमैटिक रिस्क कंसिडर करते थे। इन्होंने क्या बोला कि सिर्फ सिस्टमैटिक मत करो, अनसिस्टमैटिक फैक्टर्स भी होते हैं, उनके बेस में आप अपनी एक्सपेक्टेशंस ड्रॉ करो, किया हमने। और क्या बोला कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो रिस्क प्रीमियम आप बोल रहे हो RM माइनस आ रहे हो, सिर्फ उसी का चेंज आए इन द मार्केट ड्यू टू दीज फैक्टर्स। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ठीक है कोई बात नहीं, डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उनको जो भी वो इम्पैक्ट डाल रहे हैं इन दी मार्केट रिटर्न, उसी से मल्टीप्लाई करेंगे और सम कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा कि हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या होनी चाहिए। अब अगर आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो पूछा है तो आप क्या करेंगे, आपसे अगर CAPM का फॉर्मूला लगा के पूछा हुआ है कि आपको बताना है कि सिर्फ आपको एक बीटा फैक्टर दिया हुआ है, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको सिर्फ एक बीटा वाला फैक्टर दिया हुआ है, आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ द पोर्टफोलियो पूछा है, तो आप क्या करेंगे, CAPM का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि ऑफकोर्स एक ही फैक्टर दिया हुआ है विच इज़ बीटा। ठीक है, तो CAPM लगेगा। आप सिंपली क्या करेंगे, CAPM के फॉर्मूला में बीटा ऑफ दी स्टॉक की जगह बीटा ऑफ पोर्टफोलियो पुट कर देंगे, जो कि कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया, सारी ही बीटास का आपको वेटेड एवरेज करना होता है, बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकल के आ जाता है। ठीक, लेकिन अगर आपको मल्टीपल फैक्टर्स दिए गए हैं क्वेश्चन में, तो इतना तो अब आप लोगों को क्लियर हो ही गया होगा
कि मल्टीपल फैक्टर के केस में आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी लगेगी। आपको करना क्या है, फॉर्मूला यही रहेगा, सिंपली फैक्टर 1 आप लेते थे जो स्टॉक का फैक्टर 1 था, स्टॉक का फैक्टर 2 था। अब आप सिंपली क्या करेंगे, ये वाला ले लेंगे फॉर दी पोर्टफोलियो, बीटा 2 ले लेंगे यानी फैक्टर 2 फॉर दी पोर्टफोलियो कंसिडर आप कर लेंगे। आपके पास निकल के भी क्या आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑफ दी पोर्टफोलियो। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको सिर्फ बीटा दिया गया है क्वेश्चन में और आपसे एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा गया है फॉर दी पोर्टफोलियो, तो आपको CAPM का फॉर्मूला ही लगाना है, बस आपको बीटा कंसिडर करना है ऑफ दी पोर्टफोलियो, राइट। अगर आपको बहुत सारे फैक्टर्स दिए हुए हैं, 3 फैक्टर्स दिए हैं, 4 फैक्टर्स दिए हैं, पूछा है एक्सपेक्टेड रिटर्न फॉर दी पोर्टफोलियो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी का, और उस आर्बिट्रेज प्राइसिंग थ्योरी के फॉर्मूला में आप क्या पुट करोगे, फैक्टर ही कंसिडर करोगे, बट दैट फैक्टर विल बी फॉर दी पोर्टफोलियो। जैसे आप बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकालते हो ना वेटेड एवरेज करके, उसी तरीके से आप फैक्टर भी निकाल लेंगे, फैक्टर 1 फॉर दी पोर्टफोलियो। कैसे निकालोगे, वेटेड एवरेज करके। ठीक है, क्वेश्चन जब आएगा उसके साथ हम ये चीज़ अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अब इसके बाद जो हमारे पास टॉपिक्स हैं उनके एक बार मैं नाम बताती हूँ। पहला है हमारे पास पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, ठीक है। सेकेंड इज मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, ठीक है। अब ये जो दोनों टॉपिक्स हैं इनके फॉर्मूलाज हैं, बट मैं इसे क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस करूँगी क्योंकि एक पर्टिकुलर फ्लो होता है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला बता के भी कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप लोगों को वो फ्लो समझ में आएगा तभी आप ये फॉर्मूलाज भी समझ पाएंगे, राइट। तो मैं आपको ये क्वेश्चंस के साथ ही डिस्कस कराऊंगी, यहाँ पे मैं फॉर्मूला भी अभी नहीं बता रही, राइट। लास्ट जो हम पार्ट बनाएंगे फॉर दिस चैप्टर, जिसमें आपको फॉर्मूला समरी मैं करवाने वाली हूँ, उसमें मैं ये फॉर्मूलाज आपको बताऊंगी क्योंकि तब तक मैं क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी होंगी और ये टॉपिक्स भी आप लोगों को पता होंगे फिर, राइट। बट यहाँ पे फॉर्मूला बताने का कोई मतलब नहीं बनता अगर आपको यहाँ पे साथ साथ क्वेश्चन ना कराया जाए तो, राइट। क्योंकि एक प्रोसेस होता है, एक फ़्लो होता है इस चीज़ को सॉल्व करने का। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है, किस तरीके से रीबैलेंस करेंगे भाई, ठीक है। फॉर्मूला बताने का ऐसा कुछ मतलब बनता नहीं है अगर आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हो साथ में। तो जब क्वेश्चन कराऊंगी पूरा टॉपिक समझा दूंगी, राइट। चलिए, इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारे पास विच इज़ व्हाट, बीटा ऑफ दी असेट, ठीक है। बैलेंस शीट आप लोगों ने देखी होगी जिसमें कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, इक्विटी होती है, डेट्स होते हैं, राइट। राइट साइड पे असेट्स होते हैं। फिलहाल हम लाइबिलिटी साइड से डिस्कस करते हैं कि अगर हमें बीटा ऑफ दी असेट निकालना है, बीटा ऑफ दी असेट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। देखो, इतना तो आपको पता होगा, असेट साइड एंड लाइबिलिटी साइड दोनों ही साइड का अगर आप सम करोगे तो वो इक्वल आएगा, ठीक है। यानी कि हम लाइबिलिटी साइड से भी बीटा ऑफ दी असेट तो निकाल सकते हैं, है ना। यानी कि अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो, बीटा ऑफ दी असेट मस्ट बी इक्वल टू बीटा ऑफ दी लायबिलिटी, राइट। क्या होगा, बीटा ऑफ असेट मस्ट बी इक्वल टू बीटा ऑफ लायबिलिटी, राइट। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, बीटा ऑफ दी लायबिलिटी निकालना पड़ेगा अगर हम असेट का बीटा निकालना चाहते हैं तो, क्योंकि टॉपिक क्या है हमारा, बीटा ऑफ दी असेट, यानी निकालना तो बीटा असेट ही है, राइट। निकालना तो क्या है, बीटा असेट ही निकालना है बीटा लायबिलिटी की हेल्प से। अब बीटा लायबिलिटी कैसे निकलेगा आप मुझे बताओ। जब हम बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो निकालते थे तो क्या करते थे, बीटा ऑफ ए वेट ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ बी वेट ऑफ बी। लायबिलिटी में क्या है, 2 स्टॉक्स नहीं है। देखो, पोर्टफोलियो था तो उसमें 2 स्टॉक्स थे, उन 2 स्टॉक्स का वेटेड एवरेज करते थे, पोर्टफोलियो का बीटा निकल के आता था, राइट। ये क्या है, पोर्टफोलियो नहीं है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी में 2 चीज़ें हैं, एक है इक्विटी, एक है डेट। यानी इक्विटी का बीटा और डेट का बीटा दोनों का वेटेड एवरेज कर देंगे तो क्या निकल के आएगा, बीटा ऑफ दी लायबिलिटी। क्या बोला मैंने, ध्यान से सुनना। पोर्टफोलियो होता था, ठीक है, जिसका आपको बीटा बताना है। इसमें एक ए स्टॉक था, एक बी स्टॉक था। तो आप बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो कैसे बताते थे, आप बीटा लेते थे ऑफ ए प्लस बीटा लेते थे ऑफ बी, दोनों का क्या करते थे, वेटेड एवरेज कर देते थे। क्या निकल के आता था आपके पास, बीटा ऑफ दी पोर्टफोलियो, राइट। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो की जगह अगर लायबिलिटी कंसिडर करें, ठीक है, बीटा ऑफ
लायबिलिटी अगर आपको लेना है तो आप क्या करेंगे, आपके पास दो चीज़ें हैं लायबिलिटी में, इक्विटी है, डेट है, राइट। आप दोनों का वेटेड एवरेज कर दोगे तो कहाँ पहुँच जाओगे, बीटा ऑफ दी लायबिलिटी पे, विच इज़ इक्वल टू बीटा ऑफ असेट। यानी कि अगर हमें बीटा ऑफ असेट निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम लेंगे इक्विटी का बीटा, ठीक है, प्लस बीटा लेंगे ऑफ डेट, राइट। वेटेड एवरेज किस तरीके से करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वेट कैसे निकालते हो, अगर आपको ए का वेट निकालना है इन दिस पोर्टफोलियो तो आप क्या करोगे, ए डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, ठीक है, बीटा ऑफ ए प्लस बीटा ऑफ बी को मल्टीप्लाई करोगे विद बी इन ए प्लस बी। इसी तरीके से वेट निकलता है। यानी हमें करना क्या है, यहाँ पे करना है इक्विटी, इक्विटी प्लस डेट में, यहाँ पे क्या लेना है, डेट लेना है इक्विटी प्लस डेट में, ठीक है। वेट तो ऐसे ही निकलता है, वेट तो ऐसे ही निकलेगा। यहाँ पे समझ में आया आपको, वेट जब आप लेते हो तो कैसे लेते हो, टोटल लेते हो दोनों का बेस में, ए को लोगे जब आपको वेट निकालना है ए का, ठीक है, न्यूमरेटर में ए लोगे जब आपको वेट निकालना है ए का। एक बात बताओ, 25 है 75 है, ठीक है, ए एंड बी, आपको बताना है वेट ऑफ ए, तो कैसे निकालोगे, 25 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 75। बी का निकालना है तो कैसे निकालोगे, 75 डिवाइडेड बाई 25 प्लस 75, यानी कि 25% ये है, 75% ये, यही बोलोगे ना, यही चीज़ तो की है मैंने। इक्विटी कितना है, इक्विटी प्लस डेट में से, ठीक है, इक्विटी प्लस डेट में से डेट कितना है, वेट हो गया, राइट। अब यहाँ पे एक पॉइंट क्या है कि डेट के केस में आपको टैक्स सेविंग होती है, राइट। ये चीज़ आप पढ़ चुके हो पहले कि डेट के केस में आपको टैक्स सेविंग होती है, क्योंकि आप क्या करते हो, टैक्स पे करने से पहले डेट पे इंटरेस्ट पे करते हो, ठीक है ना। तो जो फिर बाद में उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उस पर टैक्स लगता है, यानी कि डेट इज़ द रीज़न फॉर द टैक्स सेविंग, ठीक है। तो आपको वो जो टैक्स सेविंग वाला पोर्शन है वो हटाना पड़ेगा फ्रॉम दी डेट, यानी आपको डेट में से टैक्स का पोर्शन हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो यानी कि फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, वेट जब आप निकालेंगे इक्विटी का तो आपको बेस में डिटरमाइन जो करना होता है, जैसे आपको वेट निकालना है ऑफ इक्विटी तो आप वैसे तो इक्विटी प्लस डेट करते हो अगर आपको इक्विटी का वेट निकालना है, बट आपको डेट कौन सा कंसिडर करना है, आफ्टर टैक्स। यानी आप यहाँ पे भी क्या करेंगे, आफ्टर टैक्स वाला डेट जो है वो शो करेंगे, वो इंक्लूड करेंगे, उसका वेट आप निकालेंगे, ठीक है। बट पॉइंट क्या है, मोस्टली क्वेश्चंस में आपको बीटा ऑफ द डेट गिवन नहीं होता है, नहीं दिया तो इतना आपको पता होना चाहिए कि मार्केट में चाहे कुछ भी होता रहे डेट पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, विच मीन्स कि बीटा ऑफ द डेट इज़ ज़ीरो, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा बीटा ऑफ द डेट, आपको ज़ीरो अज्यूम करना है स्पेसिफिकली, लेकिन अगर दे दिया बीटा ऑफ द डेट फिर उसको ज़ीरो मत करके आना, उनको मत बोल के आना कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, नहीं दिया तो ज़ीरो लेना है, दिया है तो जो दिया है वो लेना है, करेक्ट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपको बीटा ऑफ द डेट ज़ीरो लेना है तो आप यहाँ 1 माइनस टैक्स आप इक्विटी के केस वाले में भी नहीं करोगे, मतलब देखो ये तो ज़ीरो ही हो जाएगा, ठीक है। आपके पास बचेगा क्या, बीटा ऑफ द इक्विटी, जैसे कि आपको मल्टीप्लाई करना है विद द वेट ऑफ इक्विटी, कैसे निकालोगे, इक्विटी डिवाइडेड बाई इक्विटी प्लस डेट 1 माइनस टैक्स, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 1 माइनस टैक्स नहीं करना पड़ेगा, आपको 1 माइनस टैक्स करना है, सिंपली बीटा ऑफ द डेट इज़ ज़ीरो, बाकी फॉर्मूला में और कोई चेंज आपको नहीं करना है। यानी कि ये तो हमने क्या सीखा कि बीटा ऑफ द लायबिलिटी की हेल्प से बीटा ऑफ असेट कैसे निकलता है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि असेट साइड में देयर इज़ दिस प्रोजेक्ट ए एंड प्रोजेक्ट बी, ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं हमारे लिए, असेट होते हैं, राइट। अब हमें निकालना है बीटा ऑफ द असेट, अब असेट साइड का यूज़ करके भी तो निकल सकता है ना बीटा ऑफ दी असेट, कैसे निकालोगे, बीटा ऑफ ए बीटा ऑफ बी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा, यही सेम चीज़ तो यहाँ की है, बस थोड़ा तरीका अलग हो गया, क्योंकि क्या था कि डेट जो है वो हमें टैक्स सेविंग प्रोवाइड करता है तो हमें उसका जो इम्पैक्ट है वो भी लेना पड़ा, राइट। फॉर्मूला को बस थोड़ा सा बाइफरकेट करके लिख दिया, वरना फॉर्मूला आप देखो बीटा ऑफ ए बीटा ऑफ बी इंटू वेट ऑफ ए वेट ऑफ बी, यही था, ठीक है। फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया, बेसिक जो फॉर्मूला था वही फॉर्मूला है, बस थोड़ा सा उसको एलैबोरेट करके हमने लिख दिया, ठीक है।
सिमिलरली अगर आपको असेट साइड से निकालना है तो इसमें तो कोई टैक्स सेविंग का सीन है नहीं, तो आप क्या करोगे, सिंपली बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट ए, बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट बी लेंगे, दोनों का वेटेड एवरेज करेंगे, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, बीटा असेट निकल के आ जाएगा। वो तो आपको क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा कि अगर आपको लायबिलिटी का डेटा दिया हुआ है, इक्विटी बताया है, डेट बताया है, आपसे बीटा ऑफ द एसेट पूछा है, दिस मीन्स आपको बीटा ऑफ द लायबिलिटी के हेल्प से बीटा ऑफ द एसेट तक पहुंचना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में असेट साइड के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनका डेटा दिया हुआ है तो आपको सिंपली वेटेड एवरेज करके बीटा ऑफ द एसेट पे पहुंचना है। ठीक है, अब एक चीज़ और है विच इज़ द लास्ट डिस्कशन अबाउट दिस चैप्टर। ठीक है, पॉइंट क्या है, आपने पढ़ा होगा वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल विच इज़ नथिंग बट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ के आए हुए हो। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या है कि आपसे जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है ऑफ द इक्विटी यानी कॉस्ट ऑफ इक्विटी को आप मल्टीप्लाई करते थे विद वेट ऑफ इक्विटी प्लस जो डेट की कॉस्ट थी, ठीक है, उसको आप मल्टीप्लाई करते थे विद द डेट का वेट, आपके पास क्या निकल के आ जाता था, वैक विच इज़ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, या फिर इसे आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बोल सकते थे। ठीक है, अब आप देखो आपने लिया क्या, इक्विटी एंड डेट लिए हैं, यानी कि अगर लायबिलिटी साइड का डेटा गिवन है तो आपको अगर पूछा गया है या यूज़ करना है इन द फॉर्मूला क्या चीज़, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न या वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, आपको फॉर्मूला में अगर यूज़ करना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, लायबिलिटी साइड की हेल्प से अगर आप निकालते हो तो आप उसे वैक बोलते हो। ठीक है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते हो। ठीक है, इतनी चीज़ आप याद रखना। अगर ऐसा बोला है आपसे करने के लिए लायबिलिटी साइड का यूज़ करके तो आप उसे वैक बोलेंगे और ये फॉर्मूला आप लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा गया है कि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बताइए, लायबिलिटी साइड का डेटा गिवन नहीं है, असेट साइड का डेटा गिवन है, तो आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते थे, CAPM की हेल्प से। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में कुछ आपको मिसिंग फिगर्स दी गई हैं जिसमें कि आपको फॉर्मूला जो है आपको अप्लाई करना है, आपको बीटा निकालना है। ठीक है, तो बीटा निकालना है, CAPM के फॉर्मूला में बीटा आता है, ऑफकोर्स आता है, राइट। आपको निकालना है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ अ प्रोजेक्ट। असेट साइड पे मैंने क्या बोला था, प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो आपको मान लीजिए निकालना है रिक्वायर्ड रिटर्न ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आप प्रोजेक्ट का रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालोगे, CAPM की हेल्प से। क्या करोगे, रिस्क फ्री प्लस बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है, बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट कंसिडर करोगे और क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे विद RM माइनस RF। ठीक है, क्या निकल के आएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फॉर द प्रोजेक्ट। मान लीजिए आपको यहाँ पे बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट ही निकालना है, क्वेश्चन में मिसिंग फिगर वाला क्वेश्चन है, बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट आपको निकालना है। ठीक है, किसकी हेल्प से, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न की हेल्प से। अगर आप CAPM के फॉर्मूला में सारी चीज़ें पुट कर दो यानी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी पुट कर दो तो आपके पास बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट निकल के आ जाएगा। क्या आंसर इज यस। यानी कि ऐसा हो सकता है कि आपसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न पूछा जाए। ठीक है, अगर लायबिलिटी साइड का डेटा गिवन है तो मैंने आपको बताया कि लायबिलिटी साइड की हेल्प से अगर आप निकालते हो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न तो हम उसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बोलते थे, राइट। इंटर में भी आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी को अगर आप वेट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि सिंपली आप कॉस्ट जो है ऑफ द इक्विटी एंड द कॉस्ट ऑफ डेट दोनों का अगर आप वेटेड एवरेज कर दोगे तो आपके पास वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकल के आ जाएगा विच इज़ रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, राइट। अगर आपको असेट साइड का डेटा गिवन है तो CAPM की हेल्प से निकाल लो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, बीटा प्रोजेक्ट आपको गिवन होगा फिर। ठीक है, यानी कि इस केस में ये जो बीटा असेट वाला जो हमने पढ़ा है इसमें मिसिंग फिगर वाले क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से ड्राफ्ट होते हैं। आपको अगर ये चीज़ समझ में आ गई कि आपने किया कुछ भी नहीं है, सिंपली वेटेड एवरेज ही किया है जो आप पहले से करते थे, ये यहाँ पे बस थोड़ा सा इलेबोरेट करके लिखी हैं चीज़ें। यहाँ पे तो आप देख लो अगर असेट साइड की हेल्प थी तो भी वेटेड एवरेज किया, यहाँ पे अगर आप रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकाल रहे हो तो भी वेटेड एवरेज किए हैं, यहाँ पे आप देख लो CAPM की हेल्प ली है। ठीक है, यानी बेस कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ है, सिंपली थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आपसे पूछा था बीटा ऑफ द असेट तो बीटा ऑफ द प्रोजेक्ट्स लिया था हमने, कंसिडर किए थे, उनका वेटेड एवरेज किया। बीटा अगर लायबिलिटी साइड का पूछा था तो उसमें इक्विटी और डेट पुट किया, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई किया क्योंकि डेट के केस में हमें टैक्स सेविंग होती है। आई होप आप लोगों को ये जो सारा टॉपिक था ये भी समझ में आ गया होगा, बीटा ऑफ द असेट की जो सारी डिस्कशन थी ये समझ में आ गई होगी।
ठीक है। और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो हम निकालते हैं वो लाइबिलिटी साइड का यूज़ करके निकालते हैं, वो लाइबिलिटी साइड वाला फॉर्मूला होता है। और ये जो है CAPM वाला ये असेट साइड का फॉर्मूला होता है। ये चीज़ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसी के साथ हमारा जो पोर्टफोलियो चैप्टर का डिस्कशन था सारा वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है। सिर्फ 2 चीज़ें मैंने बीच में आपको छोड़ने के लिए बोला। वन इज़ दी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग, द सेकेंड इज़ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो, ठीक है। वो दोनों हम क्वेश्चन के साथ डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैं यहाँ पे स्किप करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं सिर्फ आपको उसका फॉर्मूला बता सकती हूँ विच इज़ ऑफ नो यूज़, अगर उसको एलेबोरेट नहीं किया जाए, एक्सप्लेन नहीं किया जाए तो। आई होप आप लोगों को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर के जितने सारे फॉर्मूलाज थे वो समझ में आ गए होंगे, ठीक है। कोई भी डिफ़िकल्टी आपको नहीं लग रही होगी। कोई भी अगर आपका डाउट है, आप प्लीज़ इंस्टाग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम का लिंक है, कहीं पे भी आप टेक्स्ट कीजिए, आपका डाउट मैं क्लियर कर दूँगी, ठीक है। पॉइंटर्स आपको रीच आउट करना पड़ेगा अगर आपका डाउट है तो। इसके अलावा क्वेश्चन पे जंप करने से पहले एक बार अच्छे से ये तीनों वीडियोस देखने के बाद अपने आप फॉर्मूलाज को रिवाइज करने की, याद करने की कोशिश करना, ठीक है। तभी क्वेश्चंस पे जंप करना, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, क्योंकि ऐसा कुछ भी क्वेश्चन में डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप लोगों ने ये सारे फॉर्मूलाज समझ लिए तो आप देखना क्वेश्चंस आप बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट चैप्टर इतना डिफ़िकल्ट है नहीं जितना आप फॉर्मूलाज की वजह से उसे डिफ़िकल्ट समझते हो, ठीक है। फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अब फॉर्मूलाज डिस्कस हो गए, क्वेश्चंस आप लोग एक बार खुद से करने की कोशिश करना, सॉल्व हो जाएंगे। अदरवाइज़ हम तो नेक्स्ट पार्ट से डिस्कस करेंगे ही क्वेश्चंस, ठीक है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आप लोग अगर वीडियोस देखते हो तो कोई भी आपका फीडबैक है, सजेशन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। कोई भी आपका डाउट है तो मैंने आपको बता दिया, आपके पास लिंक्स हैं, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आती है, चीज़ें समझ में आती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी का डिस्कशन हम करते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।